बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मुझे आपसे अपने यूट्यूब चैनल पर मुखातिब होने का शर्फ एक मरतबा फिर हासिल हो रहा है। आज 11 सितंबर है, सन 2023 है और आज बात करेंगे कायदे आज़म की। उनका यौम वफ़ात है, उन्हें हमसे बिछड़े हुए आज पूरे 75 साल हो गए हैं। ये कहने की बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन 75 सालों में हमने क्या खोया है, क्या पाया है। ज़्यादातर तो खोया ही है, पाया हमने बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं, खेल के मैदानों में, साइंस टेक्नोलॉजी में और दीगर शोबों में, लेकिन उतनी नहीं जितनी हम कर सकते थे और इसकी बहुत बड़ी वजूहात हैं। ज़्यादातर है इसमें हमारी अपनी कमअक्ली, बददयांती और बतौर कौम एक शऊर ना पाना, ये उसकी बहुत बड़ी वजूहात हैं। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह मेरी नज़र में पिछली सदी के बहुत बड़े लीडर थे। दुनियाई सियासत के तमाम लीडरों में मैं उनका शुमार करता हूँ। सिर्फ बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद या एशिया में उन्हें शुमार नहीं करता। ये वो लीडर थे जिन्होंने बगैर एक गोली चलाए एक मुल्क हासिल किया और दो दुश्मनों से बैक वक्त लड़े। हिंदू की मक्काराना ज़हनियत और अंग्रेज़ की चालाकी, इन दोनों को उन्होंने बैक वक्त काउंटर किया, जबकि उनके अपने अल्फाज में भी उनके अपने जेब में कुछ खोटे सिक्के मौजूद थे। He said once that I know that I have bad pennies in my pocket. उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जो मुस्लिम लीग के साथ, मुस्लिम लीग पाकिस्तान के साथ एक मफाद परस्त के तौर पर इकट्ठे हुए और अपना अपना मफाद जिस तरह से उन्होंने कायद आज़म की वफ़ात के बाद लिया, वो हमारे सामने है। हमारी तबाही की एक बहुत बड़ी वजह उन जागीरदार, उन वडेरों का और उन लोगों का मुस्लिम लीग में शामिल हो जाना और इक़्तिदार हासिल कर लेना कायद आज़म के बाद, जिन्होंने सिर्फ इस मकसद के तहत बाद में बहुत आखिर में आके मुस्लिम लीग में शमूलियत की थी कि अब पाकिस्तान बनने से कोई रोक नहीं सकता, लिहाजा चलो तुम उधर को जिधर की हवा चले। उसके मुश्ताक उन्होंने कायद आज़म के साथ मुस्लिम लीग ज्वाइन की और फिर उसके बाद जो लूट मार का दौर और बाजार गर्म हुआ वो हम सबके सामने। लेकिन बहरहाल मैं आज कायद आज़म को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरी नज़र में कायद आज़म सिर्फ एक लीडर नहीं थे, एक रिफॉर्मर नहीं थे, वो एक स्टेट्समैन थे। सबसे ऊपर वाला दर्जा जो एक सियासतदान का होता है वो एक स्टेट्समैन का होता है। वो ये तीनों ही थे, लीडर भी थे, रिफॉर्मर भी थे और एक स्टेट्समैन भी थे। मुझे एक सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा अगर मैं उनकी शान में कुछ अल्फाज कहूँ। बड़े बड़े लोगों ने उनके बारे में लिखा है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर स्टैनले वॉलपर्ट की किताब आप पढ़ें, जिन ऑफ पाकिस्तान, आपको पता लगेगा कि वो कायद आज़म को किस नज़र से देखते थे। कायद आज़म एक अजीम सियासी रहनुमा थे, तशद्दुद पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते थे, ज़िंदगी में एक मरतबा भी जेल नहीं गए। ये ऐसा रिकॉर्ड है कि शायद ही किसी सियासी लीडर को नसीब हुआ हो, क्योंकि उन्होंने हमेशा कानून के अंदर रहकर, हमेशा कानून के साथ रहकर उन्होंने अपनी जिद्दोजहद की। कायद आज़म को सलाम है, दोनों हाथों से सलाम है और हम उनके एहसानमंद हैं कि उन्होंने हमें आज़ाद मुल्क पाकिस्तान लेके दिया। लेकिन उसके साथ हम उनकी रूह से शर्मिंदा भी हैं कि हम इस मुल्क को वो बिल्कुल नहीं बना सके जिस मकसद के लिए ये मुल्क हासिल किया गया था। बहरहाल दूसरी तरफ आते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस वक्त जो पाकिस्तान में मौजूदा सियासी और कानूनी सूरत हाल है। कानून तो खैर है ही नहीं, गैर कानूनी सूरत हाल कहना चाहिए। देखिए नाजरीन, जस्टिस उमर अता बंदयाल जितने भी अच्छे हों, जितने भी काबिल एहतराम हों, बहरहाल उनकी ड्यूटी एट द एंड ऑफ द डे यही है कि वो इंसाफ फराहम करें। अगर वो इंसाफ फराहम नहीं करते तो फिर वो इस कुर्सी पर गलत बैठे हैं। सिर्फ जस्टिस बंदयाल साहब ही नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा जज जिसके हाथ में इख्तियार है वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल किसी भी वजह से नहीं करता, चाहे उसकी कनपटी पर पिस्तौल रखा हुआ है या उसे किसी और तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है या उसे पैसे और जायदाद का लालच देके खरीदा जा रहा है, अगर वो अपनी इंसाफ नहीं करता तो फिर वो अपनी कुर्सी से भी इंसाफ नहीं करता और उसे उस कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं। जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस नहीं थे, एक सीनियर जज थे और चीफ जस्टिस की मातहती में बहुत सारे बेंचेस में शरीक भी रहे और उन्होंने बहुत सारे फैसले अपने लिखे। मैं उस वक्त बहुत पुरुम्मीद था कि जब ये चीफ जस्टिस बनेंगे तो ये काफ़ी दबंग फैसले करेंगे, काफ़ी अच्छे फैसले करेंगे और ये तागूत के सामने झुकने से इनकार करेंगे। अगरचे अपने टेन्योर में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो अब चंद दिनों में रिटायर हो जाएंगे, उन्होंने कुछ अच्छे फैसले भी किए हैं, उन्होंने कुछ जगहों पर स्टैंड भी लिया है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर उनकी कारकर्दगी देखी जाए तो वो मायूस कुन है मेरी नज़र में। जहाँ पर उन्हें रिलीफ देना चाहिए था, जहाँ पर उन्हें डट जाना चाहिए था, वहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं डटे। और ये एक ऐसी चीज़ है
माजरत चाहता हूँ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो जस्टिस उमर बंदयाल साहब फैसले कर सकते थे, उन्होंने नहीं किए। उन्हें जहाँ डट जाना चाहिए था, वहाँ पर नहीं डटे, और उनकी वजह से पाकिस्तान की अदलिया पर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो गए। उमर अता बंदयाल साहब बज़ाते खुद बहुत अच्छे आदमी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे उनकी नीयत पर शक करने में कोई वजह महसूस नहीं होती कि मैं ऐसी बात करूं। लेकिन बावजूद उन्होंने जिस तरह के जगहों पर चश्मपोशी से काम लिया, चश्मपोशी ना करते, दबंग फैसले लेते, तो अपने भी वक़ार को बुलंद करते, अदलिया के वक़ार को भी बुलंद करते। पाकिस्तान की अदलिया की जो इस वक्त पोजीशन है, गालिबन 140 मुल्कों में 138वां नंबर है, तो शायद ये पोजीशन कुछ इंप्रूव हो जाती। शायद वो अपने आने वालों के लिए कोई मशअल राह बनते, उनके लिए कोई नमूना छोड़ जाते। शायद वो उन दलेर जजों में अपना नाम लिखवा जाते जिन्होंने जालिम हुक्मरानों की परवाह नहीं की और कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक सही फैसले दिए। जस्टिस बंदयाल साहब की कारकर्दगी क्या होगी, इसके बारे में तारीख आपको बताएगी। इसके बाद उनके बाद आने वाले जजेस के फैसले को उनके साथ कंपेयर किया जाएगा कि उनके फैसले कैसे थे और जस्टिस बंदयाल साहब। लेकिन बहरहाल हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट उनको मैं दूंगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जबर और तशद्दुद का जो माहौल है और जिस तरह से कानून और आइन की पामाली नहीं बल्कि धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पामाली क्या की जा रही है, धज्जियां उड़ाकर जजों के और दूसरे लोगों के अवाम के मुंह पर मारा जा रहा है, और जिस तरह से मनमानी की जा रही है इस वक्त, और वो तमाम गुंडा अनासर जो मुफाद परस्तों का टोला है, और जिस तरह से वो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ इस वक्त कर रहे हैं, तो अगर एक चीफ जस्टिस साहब भी उसमें अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सके बतौर एक दबंग जज, तो शायद मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देने के लिए तैयार हूंगा। अलबत्ता एक बात जरूर है कि अगर वो दबंग फैसले कर लेते तो उनका कुछ बिगड़ना नहीं था। शायद वक्ती तौर पर सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती, लेकिन फिर तारीख के औराक में उन्हें एक बहादुर जज के तौर पर याद रखा जाता। वो बहुत सारे ऐसे जज जो उनसे पहले गुजरे हैं, जिन्हें हम अच्छे नामों से याद करते हैं, उनका नाम भी उस फहरिस्त में टॉप ऑफ द लिस्ट चला जाता, पहले 3 पहले 5 जजों में चला जाता। उन्होंने बावजूद ये मुनासिब नहीं समझा, ये नहीं किया। अपनी वजूहात वो खुद जानते होंगे, लेकिन कानून और आइन एक वो है जो पाकिस्तान में नाफिज है, जो इस ज़मीन पर नाफिज है, और एक कानून नाजरीन वो होता है जो अल्लाह ताला का होता है, और अल्लाह ताला के कवानीन में और उसकी सुन्नत में कभी तब्दीली नहीं होती। जालिम की रस्सी दराज ज़रूर होती है, लेकिन ये रस्सी अनलिमिटेड दराज नहीं होती। अल्लाह ताला इतनी मोहलत हर एक को देता है कि वो रस्सी लंबी करता है, और वो शख्स अगर उसे अपनी गर्दन के इर्द गिर्द लपेटता रहता है तो एक दिन ये रस्सी खींच ली जाती है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, और हम सब ये देखेंगे कि जालिम की रस्सी अनकरीब इंशाल्लाह दराज ज़रूर होगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस वक्त पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, उस पर बात कर लेते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाह हुआ नहीं है, तबाह किया गया है। पाकिस्तान को एक जानते बूझते साजिशी प्लान के तहत आज यहाँ पर पहुँचाया गया है कि आप जब $3 अरब अपने बैंकों में मांग तांग के रखते हैं, तो आप उसे अपनी बड़ी कामयाबी गिनवाते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में मौके नहीं है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी डफर और जाहिल कौम है, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तानियों ने जब मुल्क से बाहर निकले हैं, उन्होंने बहुत नाम पैदा किया है। तिब की फील्ड हो, मेडिकल साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, आईटी हो। मेरा खुद ताल्लुक आईटी से रहा है, मैं खुद जानता हूँ कि यहाँ यूके में आईटी के कैसे कैसे एक्सपर्ट्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। सिर्फ भारत से आईटी जो मशहूर है वो नहीं है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़ाहिर है वो 1.3 अरब की आबादी का मुल्क है, तो ज़ाहिर है उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से फिर लोग भी निकलते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट जिस तरह से उनको फैसिलिटेट करती है, मेरे हिसाब से तो वो लोग बहुत कम अपना नाम बना सके, उनको तो इससे 10 गुना ज़्यादा नाम बनाना चाहिए था। और जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट डिस्करेज करती है लोगों को, कोई फैसिलिटीज़ नहीं देती है, उस हिसाब से जितनी परफॉर्मेंस हमारे लोगों ने दी है, तो मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ। वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो उस नम की ज़रूरत है, वो नम फ्राहम करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है नाजरीन। और मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि बहुत सारी हुकूमतों ने, तकरीबन तमाम हुकूमतों ने इस बारे में कोई ख़ास काम नहीं किया। जिन्होंने किया भी तो उन्होंने भी नीम दिली से और नीम रजामंदी से किया। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का जिम्मेदार जो इस वक्त है,
آپ اس کو ایک لانگر پیریڈ پر دیکھیں گے، اس کو عمران خان صاحب کے پونے 4 سال یا نواز شریف صاحب کے اور زرداری کے اور جو اس دوران میں ماشاء اللہ آئے ان کے تناظر میں آپ صرف نہیں دیکھیں گے، یہ ایک بڑی لمبی پلاننگ تھی۔ ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی انسان اس کا خون بہتا رہتا ہے، اسے چوٹ پر چوٹ لگتی رہتی ہے، تو خون بہنے کے بعد ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جہاں پر وہ نڈھال ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ نڈھال ہو جاتا ہے تو پھر آخری کاری حملہ اس پر اسی وقت کیا جاتا ہے۔ جب جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا خون بہنے کے بعد جب یہ کمزور ہو جائے، اگر بڑا جانور ہو تو پھر اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے اور پھر اس جانور کا شکار کر لیا جاتا ہے۔ پاکستان اس وقت اسی سٹیج پہ ہے کہ جہاں پر خون بہنے کے بعد خون رستے رستے اب کمزوری اور ناتوانی اس سٹیج پر پہنچ گئی ہے کہ پاکستان اس وقت نڈھال پڑا ہے، بستر مرگ پر، خاکم بدہن میں کہوں گا۔ اور اگر اس وقت بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے بطور قوم تو اللہ ہی حافظ ہے۔ ناظرین میں صرف یہ کہوں گا کہ بطور قوم جو کچھ کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، بطور قوم کرنا ہے۔ ساری بات کی ناظرین باٹم لائن یہ ہے کہ پاکستان کو اس سٹیج تک لانے میں باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے۔ پاکستان آج معاشی طور پر جس بدحالی کا شکار ہے، اس کے ذمہ دار صرف بیرونی طاقتیں نہیں ہیں، اس کی ذمہ دار ہم لوگ بھی ہیں۔ ہم لوگوں نے ایسے لیڈر اپنے اوپر مسلط کیے جنہوں نے بیرونی ایجنڈے کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ آپ نے اکنامک ہٹ مین کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین کتاب ہے، اس کا دوسرا حصہ بھی آ چکا ہے، ذرا پڑھیں۔ اگر اردو ترجمہ مجھے معلوم نہیں کہ اویلیبل ہے یا نہیں، لیکن جو اصحاب میرے بھائی بہن انگریزی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں انہیں یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے کہ کس طرح سے سامراجی طاقتیں لوگوں کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہائر کرتی ہیں، پلاننگ کے تحت اپنے مہرے بٹھاتے ہیں حکومتوں میں جن کی وہ نہیں چاہتے کہ وہ لوگ ترقی کریں، وہ ملک اور قوم ترقی کرے، وہاں پر اپنے مہرے کس طرح سے بٹھاتے ہیں، کس طرح سے انہیں استعمال کر کے پہلے قرضے دیتے ہیں، پھر ان قرضوں کو ضائع کرواتے ہیں، اور پھر ان قرضوں در قرضوں در قرضوں اور پھر ان کے سود در سود در سود کے ضمن میں اس طرح سے معاشی طور پر اکنامکلی اس قوم کو جکڑ لیتے ہیں کہ وہ کچھ کرنا بھی چاہیں تو پھر وہ کر نہیں سکتے۔ پاکستان آج اس سٹیج تک پہنچ چکا ہے۔ اس سٹیج سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں، میں اپنی ناقص رائے اگلے ویلاگز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ ایک سیریز کروں چھوٹی سی، جس میں اپنے میرے جو ناقص رائے ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ظاہر ہے کہ ارباب اختیار نے فیصلہ کرنا ہے، ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں جس کی ہم میں طاقت ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اللہ تعالیٰ کسی سے اس کی استطاعت سے بڑھ کے اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس سے کام نہیں لیتا جتنی اس کی استطاعت ہے۔ ہماری استطاعت یہی ہے کہ ہم اپنی بات ارباب اختیار تک پہنچا سکیں، وہ ہم پہنچاتے رہیں گے، آواز بنتے رہیں گے، اسی کے ہم مکلف ہیں، اسی کا ہم سے جواب پوچھا جائے گا، اور یہی جواب دینے کی تیاری ہم سب کو کرنی چاہیے۔ اگر ہم ذاتی طور پر اپنے آپ کو درست کر لیں تو یاد رکھیے معاشرے کی اکائی ہمیشہ فرد ہوتی ہے، افراد مل کے ایک معاشرہ بناتے ہیں۔ اگر ہر اکائی اپنے طور پر اپنے آپ کو درست کرنے لگ جائے تو کسی حکمران کی، کسی جرنیل کی، کسی جج کی، کسی بیوروکریٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معاشرے کو کنٹرول کرنے کا سوچ بھی سکے۔ اسی کے ساتھ آپ سے آج اجازت لیتا ہوں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد۔